बेरोजगारी है कहाँ? आज हम लोगों को आदमी नहीं मिलते। बनारस के 200 किलोमीटर के दायरे के लोग बनारस में शिफ्ट हो जाना चाहते हैं क्योंकि व्यापार और व्यवसाय यहाँ काफी प्रोन्नत स्थिति में है। शहर को व्यापारिक केंद्र और निवासियों के लिए आवासीय केंद्र की सुविधा देना अत्यंत आवश्यक। साउथ में अगर सरकार 2150 में गेहूं भी दे रही है तो कहीं ना कहीं फिर सरकार को ये देखना पड़ेगा कि वो आटा भी जो है उत्तर के भाव में वहां सेल करे। यंग पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, जो इंडस्ट्री में आना चाहती है, उसके लिए एक बड़ी इंडस्ट्री लाएं जिससे इंडस्ट्री लगे। बनारस में 1 जून को चुनाव होने हैं। सभी ने अपने अपने पाले खींच लिए हैं। सत्ता पक्ष जहां विरासत के साथ विकास की बात करती है, वहीं कांग्रेस इस बार बेरोजगारी के नाम पर केंद्र सरकार को घेर रही है। यह मोदी की संसदीय क्षेत्र है। ऐसे में यहां की हकीकत क्या है और खास करके उद्योग जगत किस तरीके से पिछले 10 साल को देखता है, हम इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों के बीच हैं जो शहर के बड़े उद्यमी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहां उद्योग की स्थिति क्या है और खास करके क्या विरासत संग विकास हुआ है। चौधरी साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जो बात आ रही है उसमें सच्चाई कितनी है और आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट होने के नाते इस सरकार को किस तरह से आंकते हैं। देखिए, अगर मुझे नंबर देना पड़ेगा तो 100 में 100 नंबर इस सरकार को दूंगा। आज चतुर्मुख विकास हुआ है, चतुर्दिक विकास हुआ है, जो स्वतंत्रता के पश्चात नहीं हुआ। वो विकास आज पिछले 10 सालों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के कुशल निर्देशन में प्रदेश में दिखाई दे रहा है। आज आपको अगर हम ये कहें कि इस प्रदेश में जहाँ तक उद्योगों की बात है, तो जहाँ लोग उद्योग लगाने से कतराते थे, आज वहाँ अभी पिछले बार आपने फरवरी 2023 में देखा कि देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ 40 लाख करोड़ के आसपास। ये अपने आप में बताता है, इस बात का ये बयां करता है कि प्रदेश में औद्योगिक माहौल एकदम अनुकूल है। आज यहाँ पर जिस तरह की कनेक्टिविटी है, 6 एक्सप्रेस हाईवे है जो आज औद्योगिक विकास में पंख लगा रहा है। साथ में यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो पूरे देश में आज यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को लोग और अनुसरण कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है औद्योगिक नीतियों का, अत्यंत सरल औद्योगिक नीति यहाँ स्थापित हुई है, जिसके कारण बाहर के लोग आके और यहाँ निवेश करने को इच्छुक है। ये प्रदेश उद्योग प्रदेश, उद्यम प्रदेश की दिशा में है। जहाँ तक देश की बात करें, आज ये देश जो है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आज आप ये समझ लीजिए कि देश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और निरंतर अग्रिम उसके ऊपर और ज्यादा, जबकि अनुमान यह है कि 2047 के पहले ये विश्व की सबसे प्रथम अर्थव्यवस्था होगी। और जहां तक विकास की बात है, पर्यटन की दृष्टि को ले लीजिए, आज जो काम यहाँ पर हुआ है, आज छोटे छोटे लोगों को रोजगार मिला है। बेरोजगारी है कहाँ? आज हम लोगों को आदमी नहीं मिलते। आज बेरोजगारी का तो केवल शिगुफा खड़ा किया जा रहा है। इस स्थिति में अगर मुझसे आप पूछते हैं तो आज चाहे पर्यटन हो, चाहे उद्योग हो, चाहे सांस्कृतिक विकास हो, धार्मिक रूप से विकास हो, चतुर्मुखी चतुर्दिक विकास और काशी में हुआ। आईआईए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के साथ साथ आपका अपना निजी व्यापार है, वो किस तरह से प्रभावित हुआ है? सकारात्मक आप अगर बता रहे हैं तो वो किस तरीके से हुआ, वो जरा एक उदाहरण के तौर पर बताएं। नहीं, हमारा व्यापार तो देखिए आफ्टर जीएसटी और आफ्टर अनुकूल माहौल बढ़ा है और आज जो हमारे यहाँ काम करते हैं वो भी हैप्पी हैं। केवल दिक्कत एक बात की यह है कि बल्कि बेरोजगारी नहीं, रोजगार देने के लिए हम लोग परेशान हैं। वो रोजगार वाले नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब मुफ्त में चीजें मिलती हैं तो फिर काम कौन करेगा। आपका इशारा मुफ्त राशन की ओर है? निश्चित रूप से मुफ्त राशन की ओर है। मुफ्त राशन की जगह उनको किसी प्रकार ट्रेनिंग दी जाए। मुफ्त राशन के कारण आज उद्योगों में और कामगारों की बहुत कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आर.के. चौधरी साहब। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने फर्म का परिचय देते हुए
आप चूंकि बनारसी साड़ी जो बनारस की पहचान है उसको किस तरीके से देखते हैं और उसमें किस तरीके से आपको लाभ हुआ है या कुछ चुनौतियां हैं, तो आप बताएं प्लीज। मैं सर्वेश अग्रवाल हूं। मैं साड़ी व्यवसाय से संबंधित हूं। मेरा ये व्यवसाय पुश्तैनी है और लगभग 75-80 सालों से मैं इस व्यवसाय मतलब मेरे पुरखे इस व्यवसाय में रहे हैं और मैं खुद इस व्यवसाय में पिछले 45 से 50 साल से संलग्न हूं। पिछले सालों में देखते हुए बहुत सी कठिनाइयां और बहुत सी दिक्कतें इस व्यवसाय में आती रही हैं, परंतु हम लोगों का ये सौभाग्य है कि पिछले 5-7 सालों में श्रीमान योगी जी की सरकार ने बहुत सी समस्याओं का संज्ञान लिया और बुनकरों को बहुत सी राहतें प्रदान करी। काफी कम खर्च में बिजली उत्पन्न करना, समयानुकूल बिजली उपलब्ध कराना, 24 घंटे अब लगभग बिजली मिल रही है, तो इससे उत्पादकता में काफी प्रभाव पड़ा है, उत्पादकता बढ़ी है और इसका सकारात्मक प्रभाव बुनकरों की जिंदगी पर और बुनकरों की रोजी रोटी पर पड़ा है। सर, यहाँ एक बात आती है हैंडलूम और पावरलूम की, और हथकरघा लगभग लगभग अब समाप्ति की ओर है क्योंकि पावरलूम बहुत इफेक्टिव दिख रहा है। लेकिन जब बात सूरत जैसे शहरों की आती है तो पावरलूम में भी हम compete नहीं कर पाते हैं, वो चुनौती कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ पर मतभेद है। बनारस शुरू से ही अपनी डिजाइनिंग में सर्वोत्तम रहा है, सूरत उसके पीछे पीछे रहा है। सूरत प्रगति इसलिए कर पाया कि वहां पर मास प्रोडक्शन, जितनी ऑटोमेटिक पावर लूम्स मशीनें वहां पर लग पाई, इसके कारण लागत काफी कम, पर यूनिट कॉस्ट जिसको बोलते हैं, वो लागत काफी कम हो पाई। इसीलिए जितने व्यापारी हैं सब शिफ्ट होकर के वहां पर चले गए। बनारस उतनी क्षमता का स्तर नहीं रहा है बनारस का। उसकी जितनी क्षमता रही है उतनी ही उत्पादकता रही है। थोड़ी बहुत जो हम जीत पा रहे हैं सिर्फ अपनी डिजाइनिंग पर जीत पा रहे हैं, लेकिन फिर वो कॉपी हो जाती है सूरत में। बहुत अहम बात कही आपने, और खास करके जब सुहागिन का वो बनाया जाता है तो बनारसी साड़ी इस इलाके में जरूर रखी जाती है। वो खास बात क्या है बनारसी साड़ी में, जो कि एक बेटी से जब बहू बनती है तो उसके सामान में वो शामिल हो जाता है। ये बहुत बड़ा आप लोगों के कंधे पे जिम्मेदारी भी है, उसको कैसे पूरा करते हैं? क्या खास है उस बनारसी साड़ी? देखिए, पुरातन काल में हम लोग जो पढ़ते आए हैं, ऋग्वेद काल से और पुरातन काल से, इवन रामायण में वर्णन आता है, महाभारत में वर्णन आता है और समस्त पुराणों में बनारसी साड़ियों का उल्लेख है। अब उसके कारण अगर आप देखें, उतना पुराने समय में न भी जाएं, पिछले 5-7 सालों का इतिहास अगर देखें तो बनारसी साड़ियों का काफी प्रचार प्रसार रहा है। और ये संभ्रांत वर्ग की, अमूमन देखा जाए तो ये पहले संभ्रांत वर्ग, राजा महाराजा वगैरह वगैरह, इन्होंने काफी प्रश्रय इसको दिया, जिसके कारण ये फला फूला। बेसिकली ये एक हैंडलूम व्यवसाय रहा है, अब तक तो रहा है, एक हस्तकरघा व्यवसाय रहा है, जिसमें कुछ साड़ियां हफ्ते भर में तैयार होती थी, कुछ 15 दिन में तैयार होती थी, कुछ महीनों लग जाते थे, लेकिन जो उत्पादन प्रकट होकर के अंततोगत्वा आता था वो कलात्मक रूप से उत्कृष्ट होता था। अब हैंडलूम के कारण, ये इस कारण कि 7 दिन लगता है, 15 दिन लगता है, महीना भर लगता है, तो नया युवा वर्ग इसमें इसको संग जुड़ने को तैयार नहीं हो पा रहा है। इसीलिए प्रचार प्रसार ज्यादा पावरलूम का हो गया। एक दिन में 10 साड़ी तैयार हो गई, 4 साड़ी तैयार हो गई, यहाँ पर एक दिन में 8 साड़ी तैयार, 8 दिन में एक साड़ी तैयार हो रही है। इसका काफी लोगों को उत्सुकता है, जल्दी जल्दी करो, और पावरलूम पर पैसा भी ज्यादा मिल जाता है। हस्तकरघा पर अपेक्षाकृत थोड़ा कम है, हालांकि पहले से काफी सुधार हुआ है। मतलब बुनकरों को बहुत अच्छा इसमें रिस्पांस मिल रहा है और पैसा मिल रहा है। एक और बात आपसे हम जानना चाहेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अपने अगले उद्यमी के पास। गलियों के शहर को अट्टालिकाओं का शहर कैसे बनाया? देखिए, ये प्राकृतिक है। ये बनारस एक ऐसा शहर है कि पहले तो गलियों का शहर हुआ ही करता था, लेकिन मौजूदा वक्त में
प्रकृति की मांग के अनुसार, मनुष्य की मांग के अनुसार परिवर्तन तो देखिए जरूर होगा। बनारस में उतनी जगहें है नहीं। बनारस में स्थिति यह है कि सब लोग गंगा किनारे ही रहना चाहते हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन रोज करना चाहते हैं। तो एक सीमाएं हैं, एक 2 किलोमीटर का दायरा है, उसी 2 किलोमीटर के दायरे में सब लोग रहना चाहता है। तो अब मांग बहुत ज्यादा है, पूर्ति कम रहेगी। तो जब पूर्ति नहीं रहेगी तो अट्टालिकाओं के रूप में प्रदर्शित होगा ही होगा, ये स्वाभाविक है। काशी उसको अपना रही है। काशी अपना रही है, अपनाना पड़ेगा। शहर से दूर काशी को और बसाना पड़ेगा, जिससे कि जो पूर्ति है, जो मांग है, उसकी पूर्ति किया जा सके। बनारस से पीछे आप ये समझे कि इवन बिहार और बनारस के 200 किलोमीटर के दायरे के लोग बनारस में शिफ्ट हो जाना चाहते हैं, क्योंकि व्यापार और व्यवसाय यहाँ काफी प्रोन्नत स्थिति में है, बहुत बड़ा रिटेल व्यवसाय है। तो इसके कारण मांग काफी है और मांग के अनुसार पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो एक नया काशी बसा करके सरकार प्रयत्न भी कर रही है। बनारस में बाबतपुर एरिया में, रोहनिया एरिया में और रिंग रोड सब निर्माण हुआ है, उसके कारण काफी प्रगति इस दिशा में है और सरकार प्रयत्नरत है और धीरे धीरे इसका सकारात्मक प्रभाव हम अगले 2-3 सालों में तो देखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं जैन साहब की तरफ। अपना परिचय देते हुए मैं चाहूंगा कि आप अपने व्यवसाय के बारे में बताएं और वहां क्या चुनौतियां पा रहे हैं और सरकार से कैसे समर्थन मिल रहा है। मेरा नाम ऋषभ चंद्र जैन है। मैं वैसे बाई क्वालिफिकेशन आर्किटेक्ट हूँ, लेकिन अब आर्किटेक्ट होने के साथ साथ मैं यहाँ के शहर के विकास में वाराणसी विकास समिति के माध्यम से और विकास प्राधिकरण में महायोजना में कुछ सदस्य के रूप में भी सहयोग करने का कार्य कर रहा हूँ। आपने जो बात बताया, मेरा तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है एज ए आर्किटेक्ट, एज ए टाउन प्लानर। जब मैं अपने शहर को देखता हूँ, 2014 के पूर्व का शहर और 2014 के बाद से विकास की जो गंगा या धारा बही है, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ के बच्चा बच्चा, हर गृहिणी से भी पूछिएगा, वो सब कहते हैं कि बनारस में बहुत कार्य हुआ है। बाबतपुर एयरपोर्ट से चल करके जब मेन रोड पर जो हमारे फ्लाईओवर्स बने, रिंग रोड बना, यह शहर की यातायात को सुगमता प्रदान किया। सबसे अच्छा कार्य जो किया मोदी जी ने 2014 के चुनाव के जीत के बाद, जो तारों का जंजाल गलियों में हुआ करता था, उसको उन्होंने हटवाया। शहर के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूती प्रदान की। जो गैस अथॉरिटी इंडिया को ला करके उन्होंने घर घर गैस को प्रोविजन प्रोवाइड करने का कार्य कर रहे हैं। ये सब बहुत ही बढ़िया कार्य हुआ। अब बात आ रही है, हमारे अभी पूर्व के वक्ता ने बताया और आपने भी पूछा अट्टालिकाओं के बारे में। शहर की विकास की गति बड़ी तेज से बढ़ गई है। जब से हमारे विश्वनाथ मंदिर बाबा का धाम बढ़ गया, उसके बाद इस शहर में इतने लोग, इतने तीर्थयात्री आ रहे हैं दर्शन करने के लिए कि हम काशी वासियों का सौभाग्य जग गया। इसका पूरा श्रेय हमारे मोदी जी को जाता है और योगी जी को जाता है। जैन साहब, आप एक आर्किटेक्ट हैं, आप अपने नजर से और नजरिए से शहर को देखते हैं। 3 ऐसे और क्या काम होने चाहिए? मान लीजिए आपसे मोदी जी बुला के पूछते हैं कि मुझे अपने इस बनारस में 3 काम करने हैं जिससे मेरा बनारस संवर भी जाएगा और सुगम में भी हो जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक अभी भी परेशान करता है। तो वो 3 कौन से काम आप करना चाहेंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। हमारे शहर के शहर वासियों को जब से बाबा विश्वनाथ का धाम बना है, पहले गलियों में हमारे सारे साड़ी के व्यवसाय हुआ करते थे, थोक व्यापार हुआ करता था, उनको प्रभाव पड़ा है। तो मुझे लगता है कि पहले तो हमको व्यावसायिक केंद्र बहुत आवश्यक है, जिसकी बड़ी न्यूनता है। मुझे लगता है, मैं पिछले 40 वर्षों से वाराणसी में हूँ, कोई भी व्यावसायिक केंद्र नियोजित रूप से बनारस में नहीं बना। उसके बारे में बहुत सी चर्चाएं की गई। हम शहरवासियों में, यहाँ पर जितने भी हमारे उद्यमी भाई बैठे हुए हैं, हम लोगों ने अपने बारे में सोचा कि कहाँ जा सकते हैं। तो शहर के 2 क्षेत्र ऐसे हम लोगों ने चिन्हित किए हैं। जैसे यहाँ पर जिला जेल का क्षेत्र है, जो शहर के बिल्कुल बीचों बीच में आ गया है। सेंट्रल जेल का क्षेत्र है, जो कि शहर के बिल्कुल बीचों बीच में आ गया है। इन दोनों स्थानों को अगर हम लोग स्थानांतरित कर दें, शहर के बाहर ले जाएं, जिनको बड़े आसानी से बाहर लिया जा सकता है, और इन दोनों क्षेत्रों को पूर्ण रूप से व्यवसायिक केंद्र के रूप में, पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर दिया जाए, तो इस शहर का पूरा स्वरूप बदल जाएगा। यहाँ के व्यापार करने वाले लोगों को बहुत सुविधा प्राप्त हो जाएगी। पहली बात तो ये। दूसरा, आपने कहा कि और क्या करें, अब रहने की भी आवश्यकता है। बाहर में हम लोगों ने रिंग रोड तो बना दिया, बहुत बड़ा कार्य किया।
ये भी कार्य मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में हुआ, मगर उस रिंग रोड पर कोई अवस्थापना सुविधा नहीं है। सड़क बन गई है, सीवर लाइन नहीं है, बिजली की लाइन नहीं जा रही है, बरसाती पानी निकलने की व्यवस्थाएं नहीं है। इसके लिए हमने यहाँ के विकास प्राधिकरण के एवं कमिश्नर साहब को कई बार बात की कि हमारे जो शहर के व्यवसायी बिल्डर्स बंधु हैं, वो चाहते हैं हम शहर के बाहरी क्षेत्रों में अफोर्डेबल हाउसिंग बनाएं, गरीबों के लिए आवास बनाएं, उसके लिए वहां पर ये व्यवस्थाएं नहीं है। इस कारण से सारे के सारे बिल्डर संकोच कर रहे हैं। तो ये दूसरा काम बहुत आवश्यक है, क्योंकि मोदी जी ने तो गुजरात में सूरत में एक रिंग रोड नहीं, दो रिंग रोड बना दिया और दोनों रिंग रोड के बीच में बहुत सी चीजें बन गई। तो मेरा ये सुझाव होगा, इन दो रिंग रोड हमारा रोहनिया से शुरू होता है और इधर में पूरा आकर के इधर में आशापुर होते हुए गंगा जी तक पहुंचा है। इस रिंग रोड पर पूरी की पूरी अवस्थापना सुविधाएं उत्पन्न कर दें, हमें पूरा विश्वास है शहर का चतुर्दिक विकास हो जाएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे शहर में पर्यटन के लिए कैंटोनमेंट का जो क्षेत्र है, वह भी, उसमें भी बहुत क्षेत्रफल ऐसे हैं जो हमारे शहर को आप पर्यटन के विकास के लिए दे सकते हैं। आज बनारस में वाराणसी विकास समिति, जिसके हम लोग अंग हैं, यहाँ बैठे हुए हमारे उद्यमी बंधु हैं, आपको बता देना चाहते हैं कि 2014 के बाद से हमारी वाराणसी विकास समिति ने बहुत से कार्य किए, जिसमें ट्रैफिक पुलिस का भी कार्य किया गया। और साथ में जो आप देख रहे हैं रुद्राक्ष की परिकल्पना वाराणसी विकास समिति में यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो वाराणसी विकास समिति के सदस्य हैं, उनके द्वारा प्रस्तावित था। आज का जो विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर है, इसकी भी परिकल्पना, इसका जो बीजारोपण भी यहाँ के नागरिकों के द्वारा, विकास समिति के द्वारा दिया गया। तो हमें लगता है कि बहुत से कार्य हुए हैं। अब शहर को व्यापारिक केंद्र और निवासियों के लिए आवासीय केंद्र की सुविधा देना अत्यंत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र साहब। मैं अब अगले अपने उद्यमी के पास पहुंचना चाहूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि आप को क्या लगता है कि उद्योग क्षेत्र और किस दिशा में जा सकता है बनारस का, जितनी बनारस में अपनी ताकत है। सबसे पहले तो आप परिचय अपना हमारे दर्शकों को दें और जो मेरा सवाल है उस पर अपनी बात। मैं दीपक कुमार बजाज, चेयरमैन फूड प्रोसेसिंग और एग्री बिजनेस कमेटी II। देखिए, निश्चित रूप से जो विकास कार्य हुए हैं, चाहे बिजली, सड़क हम लोग बात करें, चाहे इंफ्रा से रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं, निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की देन है कि आज बनारस बदल गया है। और कहीं ना कहीं देखिए, इंडस्ट्री को भी जो है एक माहौल चाहिए, सकारात्मक माहौल चाहिए। आज लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा हो गया है कि आज हम लोग भय रहित वातावरण में अपने उद्योगों का संचालन कर पा रहे हैं। सरकार की नीति और नीयत दोनों ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें फूड इंडस्ट्री की, तो देखिए, जब हम बात करते हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अपने देश को बनना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, तो उसमें फूड इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण योगदान। अगर फूड इंडस्ट्री की बात करें तो मैं वाराणसी नहीं, उत्तर प्रदेश और खास करके उत्तर भारत की बात करूं तो इस समय रोलर फ्लोर मिलों में सरकार ने एक पॉलिसी लागू की थी। शायद सरकार की मंशा ये थी कि पूरे भारतवर्ष में जो है महंगाई कंट्रोल में रहे और एक उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को सामान मिल सके, खास करके जो उनकी दैनिक थाली है, आटा, मैदा, सूजी, ये सब चीजें उनको सही मूल्य पे उपलब्ध हो सके। लेकिन इसके लिए सरकार 2 साल पहले एक पॉलिसी लेकर के आई थी कि पूरे भारतवर्ष में एक ही रेट में जो है वो सरकार गेहूं दे रही है। अप्रैल में गेहूं की नई फसल आती है, 2-3 महीने बाद सरकार गेहूं देना चालू कर देती है, जिससे बाजार जो है कंट्रोल में रहता है। पहले सरकार जो ये गेहूं देती थी, ये पंजाब, हरियाणा, लुधियाना से भाड़ा जोड़ करके सभी राज्यों को दिया जाता था। अब एक ही रेट में, जैसे 2150 रुपया अगर सरकार गेहूं का भाव में गेहूं दे रही है, तो वो हर स्टेशन में, चाहे अगर हम बात बनारस की करें तो बनारस के उद्यमी को भी 2150 में मिलेगा, तो कर्नाटक के उद्यमी को भी 2150 में वो गेहूं उपलब्ध है। अच्छा, हरित क्रांति के बाद से जब एक उद्योगों का ढांचा तैयार हुआ, तो जिस प्रदेश में जिस चीज का रॉ मटेरियल ज्यादा था, उसके अनुसार वहां इंडस्ट्रियां ज्यादा लगी। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश गेहूं में पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक प्रोडक्शन करने वाला प्रदेश है, जहां गेहूं की उपज सबसे ज्यादा होती है पूरे भारतवर्ष में। इसी अनुसार यहाँ अगर बात हम लोग रोलर फ्लोर मिलों की करें, चक्की प्लांटों की करें, तो पूरे भारतवर्ष की लगभग 1/3 इंडस्ट्री केवल उत्तर प्रदेश में है। अब होता क्या था कि जब गेहूं के रेटों में सरकार द्वारा जो गेहूं दिया जाता था, अंतर रहता था,
तो यहाँ के प्रदेश के जो फ्लोर मिल वाले हैं वो अपने माल को अन्य प्रदेशों में, निर्मित माल को अन्य प्रदेशों में बेचते थे, जिससे एक मतलब बैलेंस बना हुआ था कि हर जगह की इंडस्ट्रियां चल रही थी। ये बैलेंस थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। सरकार के पास हम लोग अपनी बात भी रखेंगे, हो सकता है सरकार का जो मंशा था कि पूरे भारत में एक ही मतलब रेट में वो आटा बेच सके, तो इसमें भी ये है कि आज अगर साउथ में अगर सरकार 2150 में गेहूं भी दे रही है, तो कहीं ना कहीं फिर सरकार को ये देखना पड़ेगा कि वो आटा भी जो है उत्तर के भाव में वहां सेल करे। उसके बीच का बेनिफिट कहीं ना कहीं जो है उधर की इंडस्ट्री उठा ले रही है और यहाँ की इंडस्ट्रियां उससे प्रभावित हो रही हैं। लेकिन अगर ओवरऑल हम लोग बात करें तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की हम लोग बात करें तो काफी विकास हुआ है। आज बहुत से रोजगार क्रिएट हुए हैं और सरकार भी समय समय पर जो हम लोगों की समस्याएं हैं उनको संज्ञान में लेकर के उसमें वर्क करती रहती है। मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए जो है निश्चित रूप से बहुत ही उज्जवल रहेगा। बहुत बजाज साहब, आपने मतलब एक बार में ही अपनी इंडस्ट्री की सारी समस्याएं भी रखी और अपेक्षा सरकार से क्या है वो आपने बताया। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में अगर बदलाव होता है तो इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा। हमारे साथ आईआईए के मंत्री भी हैं और राष्ट्रीय सचिव हैं, और मैं चूंकि सचिव की जिम्मेदारियां बहुत होती हैं तो मैं चाहूंगा कि आपसे दो बातों पे आपसे बात करना चाहूंगा। एक तो हम ये जानना चाहेंगे कि वो कौन सी खास करके समस्याएं हैं जो आपके सामने इस क्षेत्र का पूर्वांचल बनारस के उद्यमी रखते हैं, जिनको आप लोग राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हैं और उनका आपके माध्यम से तत्काल समाधान होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात कि आप लोग जो एमएसएमई है वो अक्सर शिकायतें करता है सरकार की कुछ नीतियों के, और खास करके उनके जो नीतियां बनी हुई है उनके क्रियान्वयन को लेकर के। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अपना परिचय देने के साथ इस पर। धन्यवाद। मैं राजेश भाटिया, राष्ट्रीय सचिव हूँ इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन। दो लाइनों से अपनी बात शुरू करता हूँ। यहाँ सब खामोश हैं, कोई आवाज नहीं करता। यहाँ सब खामोश हैं, कोई आवाज नहीं करता। सच बोलकर कोई किसी को नाराज नहीं करता। वस्तुस्थिति ये है, चतुर्दिक विकास हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का खूब काम हुआ है, निसंदेह इसका लाभ इंडस्ट्री को मिला है, लेकिन इसके कुछ स्याह पहलू भी हैं, उसको भी सरकार को देखना चाहिए। मैं एक दो पहलुओं पे आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। जीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सरकार से रिलेटेड है और केंद्र सरकार से रिलेटेड है। जीएसटी में इतनी दुश्वारियां हैं। आज छोटी छोटी चीजों पे 100 200 500 रुपए के डिफरेंसेस पे लोगों को नोटिसेज आ रही हैं और उनका शोषण हो रहा है, भयादोहन हो रहा है। बार बार हर अपने नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी बार बार हम लोग इस चीज के बारे में सरकार को बताते हैं, सरकार को भेजते हैं, पत्रक भेजते हैं, लेकिन मुझे तकलीफ के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस पे काम नहीं हो पा रहा है। दूसरा, आपने मेरे को पूछा कि एमएसएमई का क्या यहाँ पे क्या दुश्वारियां दूसरी हैं। मैं आपको बताऊं, बनारस में एक इंडस्ट्रियल स्टेट है जहां हमारी यूनिट है, 1963 का बना हुआ इंडस्ट्रियल स्टेट है। अब आप उम्मीद करें कि 1963 से आज तक हमारी तीसरी पीढ़ी उद्योग में आ गई और वो एक छोटा सा इंडस्ट्रियल स्टेट है, दूसरा इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं बन पाया। जनरल इंडस्ट्रीज के लिए पिछले 50 सालों में बनारस में दूसरा इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं बना। पीछे की सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया छोड़ दीजिए, लेकिन अभी की जो सरकार है, मेरे को ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री फ्रेंडली है, इंडस्ट्री के लिए काफी काम किया है इसने। और सबसे अहम बात है कि आपका जो एमपी है वही देश का पीएम है। वो भी है, और दूसरी मैं आपको बताऊं वो तो है ही है, इंडस्ट्रियल स्टेट या इंडस्ट्री के लिए जगह बनारस में किसी को खुद से खरीद के इंडस्ट्री लगाना असंभव है आज की तारीख में, क्योंकि यहाँ पे जमीनों की कीमतें आसमान पर हैं और वो संभव नहीं है कि आप अपनी खुद लैंड खरीद के इंडस्ट्री लगा ले। हम लोग बार बार गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि एक इंडस्ट्रियल स्टेट बड़ा यहाँ बनाना चाहिए। दूसरी बात हमारे पहले चौधरी साहब ने बताई, एक बड़े उद्योग की मांग करते हैं। एक बड़ा उद्योग आता है तो उसके साथ कम से कम 1000 2000 5000 एंसिलरीज आती हैं, और उसकी मांग क्यों करते हैं उसके पीछे भी एक लॉजिक है। हमारा एमपी प्रधानमंत्री है और हमारे बगल में हमारे जिले से कटा हुआ जिला चंदौली, वहां का जो एमपी वो भारी उद्योग मंत्री है, जो हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर है, तो उससे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे इंडस्ट्री।
और पिछले 5 साल से ये मांग लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में भी है, और हम लोग को जब भी मंच मिला है प्रधानमंत्री जी से बात कहने का, तो हम लोगों ने ये बोला है। तो मेरी अभी भी आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, हमारे भारी उद्योग मंत्री जी को भी ये अनुरोध है कि ये जो यंग पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, जो इंडस्ट्री में आना चाहती है, उसके लिए एक बड़ी इंडस्ट्री लाएं जिससे एनसीडी लगे, और एक बड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट दे जिससे लोग फैक्ट्री लगा सके। तो कुल मिलाकर के स्थिति सुधार की दिशा में जितनी है उससे ज्यादा अपेक्षाएं लगती हैं आपकी। देखिए सर, सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे गालिब, ये तो है ना, सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे गालिब। अधूरी ख्वाहिशें ही जीने का मजा देती हैं, तो ख्वाहिशें तो अधूरी रहती ही हैं, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि मिला नहीं है, मिला बहुत कुछ है, लेकिन हमारी उम्मीद प्रधानमंत्री से कुछ बहुत ज्यादा है। हम बहुत ज्यादा की उम्मीद करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि कुछ और बेहतर होना चाहिए। स्वाभाविक भी है, और अगर अपना सांसद ही देश का प्रधानमंत्री है और वो संकल्पित है अपने क्षेत्र को विश्व स्तरीय बनाने के लिए, वो विदेश के राजनयिकों से लेकर के और विदेश के राष्ट्रनायकों तक को अपने बनारस में लाकर उसे अगर शोकेस करना चाहता है, तो बनारस भी बहुत कुछ अपेक्षा उनसे रखता है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के तमाम सदस्यों ने अपनी अपनी बातें कही, अपने इस सरकार की नीतियां जो उनके मुफीद रही वो भी बताया, और तो कुछ चुनौतियां भी बताई। अब यह एसोसिएशन निश्चित तौर पर नए सरकार के गठन के बाद एक बार पुनः अब प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी बात और पुरजोर तरीके से रखने की कह रहे हैं। फिलहाल अशोक सिंह के साथ नवनीत पाठक के संग मैं रवि प्रकाश तिवारी, जागरण टीवी, बनारस।